महान लेखक और दार्शनिक जो लिख जाते हैं, अपने विचारों में प्रकट कर जाते हैं, वो अमर क्यों हो जाता है? उनके विचार हमेशा प्रासंगिक क्यों बने रहते हैं? वो इतने रेलेवेंट क्यों होते हैं? कहीं भी उन्हें किसी भी कसौटी पर कसिए, समय की कसौटी पर कसिए, हमेशा खरा सोना साबित होंगे। ऐसा उनमें क्या होता है? मार्क ट्वेन ने कभी कहा होगा कि सच जब तक जूते पहन रहा होता है, अफवाह तब तक आधी दुनिया का सफर तय कर लिया करती है। मोदी ने इस विचार को 10 साल पहले, 11 साल पहले आत्मसात कर लिया था, समझ लिया था मुझे राजनीति का सफर अपना कैसे तय करना है, किन विचारों के सहारे तय करना है। सो उन्होंने धर्म का चोला पहना, नफरत को हाथ में लिया और अफवाहों का, झूठ का बाजार गर्म करने का निर्णय लिया। फिर क्या था? उन्हें सफलता पर सफलता मिलती चली गई। लोग जल्दी समझ ही नहीं सके कि वो कर क्या रहे हैं। लोग जो देख रहे थे, जो सुन रहे थे, उसे ही सच मान रहे थे, सच समझ रहे थे। और अभी भी देश में अंधभक्तों का यही हाल है। मोदी जो कहते हैं, जो करते हैं, उसे ही वो अंतिम सत्य मानते और समझते हैं। मगर क्या इस ढोल की पोल कभी खुलेगी? इसका भांडा कभी फूटेगा? हालांकि 4 जून को जब लोकसभा चुनावों के नतीजे आए, काफी कुछ मोदी को भी समझ में आ गया कि अफवाहों का बाजार लगातार गर्म करने से ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। मैं अब ज्यादा झूठ भी नहीं बोल सकता, नफरत भी ज्यादा नहीं बांट सकता, बंटवा सकता। इसलिए मुझे अपने कदम पीछे खींचने होंगे। सो लोकसभा में हमने उनके तमाम निर्णयों को पलटते देखा है। मगर मोदी ने तो काफी हद तक इस बात को समझ लिया है कि मेरी पोल खुल चुकी है। मेरा रहस्य, झूठ का रहस्य, अफवाहों का रहस्य, फेक वीडियोस का रहस्य अब उजागर हो चुका है। अगर मैं हिमंता बिस्वा शर्मा की बात करूं, योगी की बात करूं उत्तर प्रदेश में, तो ये लोग अभी भी जहर उगलने में लगे हैं। योगी तो कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। मेरी आवाज तो ये बंद नहीं कर पाएंगे। मैंने तो आपको बताया, मैंने 15 साल की उम्र में सर में कफन बांध लिया था। मुझे तो ऐसे भी कोई मुद्दा चाहिए जो देश के लिए हमारा दम मिट जाए। किस तरह की कश्मकश रहती है, कभी तो सर पे उठाना, कभी नीचे गिराना। हमारे अपने ओपिनियन से ज्यादा क्रिटिकल है कि देश रहना चाहिए। देश को अभी जो है सबसे ज्यादा खतरा उन्हीं से है। किन से? जो इस देश के टुकड़े करके जलाने के लिए मतलब कुर्सी मिलनी चाहिए। किसान आंदोलन में लाशें लटक रही थी और बलात्कार हो रहे थे। तो मुझे स्पेशल इंस्ट्रक्शंस मिली है कि इस बारे में बात नहीं करनी। Do you regret your statement? नहीं, आई डोंट रिग्रेट माय स्टेटमेंट। Do you believe that they were? आप पता क्या है, आप एक प्रत्यक्ष सच्चाई खड़ी है और आप उसको मान नहीं रहे हैं। आई एम जजिंग यू मोर देन यू जजिंग मी। साथ रहेंगे, नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। और विपक्ष को वो लगातार चुनौती दे रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में जघन्य वारदात लगातार हो रहे हैं, इनकी संख्या बढ़ रही है। उनसे कोई सवाल करता है तो उल्टा वो विपक्ष से ही सवाल कर देते हैं और उन्हें नैतिकता की दुहाई देने लगते हैं कि तुम्हारे पास कौन सा ऐसा आधार है, नैतिकता का आधार है, जो तुम मुझसे सवाल कर सकते हो। जे लगा निशान काटन पे भी है, निशान बने। पुलिस हर तरीका समझा रही ना कि मिट्टी जाने दो, हम देखेंगे फैसला क्या होगा। फैसला बाद में मिट्टी जाने के बाद क्या कह रही कि बच्चियों की शरीर को वहाँ से निकाल दिया जाए, हाँ, रोका नहीं जाए। हाँ, इसलिए कह रहे हैं। अच्छा, बच्चियाँ वैसे आप सबसे मिलती थी गांव में, सबसे मिलती हैं बच्चियाँ बहुत, सब कहीं पे भी गलत नहीं। सब बोल रहे हैं आत्महत्या है। और पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं आत्महत्या। अच्छा, आपने उनका शरीर देखा था? हल्दी लगाई तो देखा सारा शरीर पहले सर हमें हाथ महिलाएं बोल रही है कि बच्ची के पूरे शरीर पे निशान थे, बेल्ट के निशान थे, कांटे के निशान थे, बालों में से कांटे निकले। आप बताओ। शरीर में नाखून के निशान, शरीर में भी नाखून के निशान थे, बेल्ट के निशान थे, बाल में से कांटे थे। देखे ना इनको देखने दिया, कपड़े जब कपड़े पहनाए हैं, मिट्टी दी है, तब देखा है। तो यदि ये आत्महत्या है तो ये निशान आए कहाँ से? आखिर योगी आदित्यनाथ की सरकार क्या छुपाना चाह रही है? तो जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या है, तो पोस्टमार्टम की कोई रिपोर्ट आप लोगों के हाथ में आई है, परिवार वालों के? ठीक है। तो आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? यही कहूँगा कि भाई सख्त सख्त कार्रवाई की जाए, जिसने किया हो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले और हमें इंसाफ मिले। समाजवादी पार्टी के मुखिया को क्या बेटी की सुरक्षा पर कुछ बोलने का अधिकार है? क्या इनको बोलने का अधिकार है? कितनी बेशर्मी के साथ ये लोग वक्तव्य देते हैं। कोलकाता में एक महिला चिकित्सक के साथ जो कुछ घटना घटित हुई, पूरा देश स्तब्ध है, दुखित है।
पार्टी इनके अंदर, बहनों और भाइयों, इनके अंदर लगता है जिन्ना की आत्मा घुस गई है, और जिन्ना की आत्मा घुस करके फिर से जिन्ना ने देश का विभाजन करने का पाप किया था, और इसीलिए अंतिम समय पे घुट-घुट करके मरा था। ये लोग वही पाप आज ये लोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो कानून व्यवस्था शानदार है, ऐसी कानून व्यवस्था कभी रही नहीं। हेमंता बिस्वा शर्मा ने असम विधानसभा में जो कुछ बोला, जहर उगला, संविधान को तार तार किया। हेमंता ने कहा, मियां मुसलमानों को मैं असम पर कब्जा नहीं करने दूंगा, उनकी पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है, मैं उनके इरादों को नाकाम कर दूंगा। ताने আপোনালোকে মিয়া মুছলমান মানুহখিনিয়ে গোটেই অসম লবই, আমিও লব নিদিও, হৈ গল। ये देश हिंदू का देश है, और ये देश हिंदू का देश है, और ये देश हिंदू का रहेगा। ये सेकुलरिज्म का भाषा हमें मत सिखाओ। आपसे मुझको सेकुलरिज्म का भाषा सीखना नहीं है। अभी अभी हमारा सांसद जी ने भाषण दिया था, वसुधैव कुटुंबकम, हम जानता हूँ वसुधैव कुटुंबकम विश्व को हम दिया हूँ। हमें सेकुलरिज्म का बात मत सिखाओ। सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि आप राम मंदिर को तोड़ के आप बाबर का नाम में मस्जिद बनाएगा, इसको सेकुलरिज्म नहीं बोलता है। इसका क्या मतलब है? मियां मुसलमान कौन? आप मुस्लिम भाई भी कह सकते हैं। और किसी मुसलमान का ना तो असम में ना ही इस देश पर कब्जा करने का इरादा है। वो यहाँ के नागरिक हैं, उनका हक है इस देश में रहने का, वो कहीं जाने वाले नहीं हैं। और उनकी पॉपुलेशन के बढ़ने को जिस तरह से प्रचारित किया जाता है, बड़ा चढ़ा करके उन आंकड़ों को बताया जाता है कि मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ रही है, वो भारत पर कब्जा कर लेंगे। मोदी स्वयं कह चुके हैं कि हमारे 2 टुकड़े 47 में हो चुके हैं और टुकड़े हम नहीं होने देंगे। मैं मोदी से ही सवाल करना चाहता हूं, भाई भारत के टुकड़े कौन करना चाहता है? तुम तो एक विशाल भारत की बात करते हो, अखंड भारत की बात करते हो। उस अखंड भारत में तो पाकिस्तान भी होगा, अफगानिस्तान भी होगा, बांग्लादेश भी होगा, हो सकता है श्रीलंका भी उसमें समा जाए। मगर जब अपने देश के ही मुसलमानों से तुम इतनी नफरत करते हो, उनके प्रति नफरत का बाजार गर्म करवाते रहते, झूठी अफवाहें, झूठे वीडियो सोशल मीडिया पर तैरते रहते हैं, मुसलमानों के प्रति नफरत बांटी जाती रहती है, बिकती रहती है, थोपी जाती रहती है। ऐसे में तुम बाकी के मुसलमानों को और दूसरे धर्म के भाइयों को कैसे स्वीकार करोगे? ये कैसे अखंड भारत बनेगा? तुम तो यहीं के मुसलमानों को पाकिस्तान जाने की कहते हो। अगर कोई भारतीय तुम्हारा विचारों की जमीन पर विरोध करता है, तुम्हारी अनीतियों का विरोध करता है, तो तुम उससे पाकिस्तान जाने के लिए कह देते हो, और अब शायद बांग्लादेश जाने के लिए कह दोगे। ऐसे में बाकी मुसलमानों को, बाकी बौद्ध भाइयों को तुम कैसे स्वीकार कर लोगे? कैसे तुम्हारा अखंड भारत बनेगा? आरएसएस का अखंड भारत बन पाएगा? तुम तो विभाजन विभीषिका दिवस मनाने में लगे हो। तुम विभाजन की बात करते हो, तुम जोड़ने की बात कभी नहीं करते। राहुल हमेशा जोड़ने की बात करते हैं, इसलिए उनकी मोहब्बत की दुकानें लोगों को पसंद आने लगी हैं, लोग वहां से खरीदारी करने लगे हैं, मोहब्बत की खरीदारी। नफरत कब तक बिकती है, कब तक टिकती है, ये तो हम भी देखेंगे। मगर मोदी को अब समझ में आ गया है, विपक्ष मजबूत है, इंडिया गठबंधन मजबूत है, और अब उनकी मनमानी नहीं चलेगी। योगी और हेमंता भी समय के साथ ठंडे पड़ जाएंगे। भले ही योगी एक बिल लेकर के उत्तर प्रदेश में आए हों, आईटी बिल है वो एक तरह का, उसमें हम जैसे यूट्यूबर्स पर अंकुश लगाया जा सकता है, और जो योगी की चाटुकारिता करेंगे, उनका गुणगान करेंगे, उन्हें बड़ा पैसा हर महीने मिला करेगा। तो जो लोग बिक जाएंगे वो बड़ा पैसा कमाएंगे, और हमारे जैसे लोग रोटी के लिए संघर्ष करते रहेंगे। हमें ये संघर्ष मंजूर है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों साथियों में खूब शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतजार रहता है। मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।